एसपीओज, डिसंगेज एसपीओज का इशू जो है पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा गर्माया, और लग ऐसा रहा था, जिस हिसाब का शोर मचा था, जिस हिसाब से मीडिया जो है शोर उठा रही थी, जिस हिसाब से जो कवरेज मिल रही थी कुछ लोगों को, उससे ये लग रहा था कि अब इन लोगों का कुछ ना कुछ हल जो है वो हो जाएगा। लेकिन हल अगर किसी का हुआ है, डेवलपमेंट अगर किसी की हुई है, तो एक शख्स की, ऐसा क्यों? और कहाँ हैं ये सारी एजेंसीज, वो सारे डिपार्टमेंट जिनको कम से कम नज़र रखनी चाहिए कि हो क्या रहा है, कौन लोग लोगों के साथ जो है 420 कर रहे हैं, झांसा दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है जो ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं या एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, इमिडिएटली जो है हमारी पुलिस अथॉरिटीज़ को जो है वो सो मोटो भी रिलायबल सोर्सेज के ऊपर भी एफआईआर करना चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज जमडांग। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डीआईजी व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अशोक खत्री जी। इनसे बातचीत करेंगे और मुद्दे रहेंगे हमारे, इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एज रिलैक्सेशन जो है युवाओं को दी गई है उस पर बात करेंगे, फार्मर्स के इश्यूज़ पे बात करेंगे, और डेली वेजेस का एक बर्निंग इशू है जिसपे डेली वेजेस को कहीं ना कहीं जो है एक छलावा जो है हर बार हर इलेक्शन में दिया जाता है, उस पर बात करेंगे। सर, स्वागत है अपन न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स, बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, जो एज रिलैक्सेशन जो दी गई है, ये क्या एक पॉलिटिकल स्टंट मानते हैं आप इसको, या वाकया में एक रिलीफ जो है युवाओं के लिए है, क्योंकि युवा इससे नाराज़ है, खुश नहीं है? मुझे लगता है ये जो रिलीफ दिया गया है अपने यूटी गवर्नमेंट से, ये ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हम अगर केरला स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ भी इस तरह का इशू रेज किया गया था अनएम्प्लॉयड यूथ के द्वारा, और वहाँ उन्होंने जो रिलैक्सेशन दी है वो 35 से 37 तक दी है। जी। वो वेयर एज ये जो 30 साल तो कुछ भी नहीं है, ये कोई रिलैक्सेशन हम इसको कह ही नहीं सकते। वैसे भी पहले 28 तक तो है ही है, होती थी। और जनरल कैटेगरी में 30 साल का जो एज का है ये कुछ नहीं है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इसको बढ़ाना चाहिए, और क्योंकि अभी ये जो भी दी है इन्होंने, वो भी मुझे लगता नहीं है कि इस एंगल से दी है कि हम अनएम्प्लॉयड यूथ का जो मदद करना चाहते हैं या उनके साथ कोई सिंपैथी है ताकि ये लोग, बहुत से लोग ज़्यादा इसमें आ जाएं। और अगर ऐसा होता तो इनको एज रिलैक्सेशन जो है वो 35 तक, 37 तक करनी करनी चाहिए थी। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से युवा जो है सड़कों पे आए दिन जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और एज रिलैक्सेशन को बढ़ाने की जो बात की जा रही है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट इस पे संज्ञान लेगी? क्योंकि एक बार तो उन्होंने अपना निर्णय दे दिया। मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इसमें फर्दर जो है इसको रिकन्सिडर करेगी। करना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये कर रहे थे तो उसमें थाट क्या नाम है, उसमें इन्वॉल्व तो होते हैं, पर पूरा एक थाटफुल डिसीजन लिया जाता है और सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। और उसको मुझे लगता है कि अगर इनको ये गवर्नमेंट ने ये डिसीजन थोड़ा सा सिचुएशन को, अनएम्प्लॉयमेंट की जो बढ़ती प्रॉब्लम को देख के लिया होता तो इस चीज़ को समझ आते कि 2014 के बाद तो यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट हुई ही नहीं। अगर आप एक कई वैकेंसीज निकाल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर्स की निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं हमने बढ़ा दी है, और क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है, और मुझे नहीं ये लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे पॉलिटिकल एंगल लगता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल एंगल से ही करना था तो तभी कम से कम 35 तक कर देते। 35 इन्होंने नहीं किया, इन्होंने 30 तो कोई है ही नहीं है, इट्स नो एज रिलैक्सेशन। अगर ये देखा जाए कि भाई अगर आपने 2014 के बाद कोई एम्प्लॉयमेंट दी नहीं है, कोई पोस्टें क्रिएट नहीं की हैं, आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है, तो उसमें यूथ का क्या कसूर है? वो लोग पढ़े लिखे हैं, अप्लाई करना चाहते थे, टाइम नहीं करना चाहते थे। अगर उसमें गलती है तो गवर्नमेंट की है कि आपने एडवर्टाइज भी नहीं की पोस्ट, और आपने JNK बैंक में पोस्टें निकाली, सिलेक्शन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट था। इसके बजाय कि उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती, थोड़ा सा ये जो कुछ लोग अप्लाई हो जाते, आपने वो लिस्ट ही कैंसिल कर दी और कहा जाए 50,000 पोस्टें निकालेंगे। वो 50,000 पोस्टें तो अभी अभी तक देखी नहीं है, निकाली नहीं। क्यों नहीं निकाली है? इससे लगता है कि लोगों का विश्वास जो है इस गवर्नमेंट के ऊपर, और इस पार्टी की ये गवर्नमेंट है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली भरोसा उठ चुका है। तो कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। यानी कि किसी भी डिसीजन में ईमानदारी नहीं होती है, पीपल फ्रेंडली हो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फ्रेंडली हो, कोई भी ऐसी पॉलिसी जो है देखने को मुझे तो कम से कम जो है 2014 के बाद नहीं मिली है।
तो फिर फार्मर्स का भी बहुत बड़ा इशू है। अब काफ़ी करोड़ों अरबों रुपए में जो है उनका नुकसान भी हुआ है, और उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक मजाक के तौर पे उनको 500 रुपया 1000 रुपया मतलब कुछ इस तरह का सुनने में आता है कि उनको रिलीफ के तौर पे दिया जाएगा। क्या उससे उनकी भरपाई हो पाएगी? और जो किसान सम्मेलन और सेमिनार्स वगैरह किए जा रहे हैं, क्या उनसे उनको कोई रिलीफ मिलेगा? देखिए, किसान इश्यूज़ पे मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये जो आपने मुद्दा उठाया है कि जो पिछले दिनों में जो है वो हेल स्टॉर्म से और नुकसान हुआ है किसानों का, तकरीबन 60% था। और मैंने यूटी के एडवाइज़र ने भी कुछ बॉर्डर एरियाज़ का टूर लगाया था, लेकिन उनके जो है लोगों के इंटरेक्शन से मुझे कोई इस तरह का अश्योरेंस कमिटमेंट नहीं लगा, सवाए इसके कि साहब अब पराली जो आपकी है जो नहीं उठाई जा रही है, नुकसान हो रहा है, आपको कटवानी पड़ेगी, हम आपको कोई केमिकल दे देंगे, कोई दे देंगे जिससे कि वो वहीं खेतों में सड़ जाएगी। ये तो कोई रिलीफ नहीं ना हुआ। हमारे कि कैनाल में किसान का अगर 10,000 8,000 रुपये खर्चा होता है या 11,000 खर्चा होता है, तो आप वो दे उसकी बात करें। ये रिलीफ थोड़ी है कि आप में कब कुछ देंगे वो खेतों में डाल देंगे, पराली सड़ जाएगी। मुझे लगता है कि ये कोई आ, ये लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इस हिसाब से। और कोई इस तरह की बात करते हैं कि ठीक है यार, जैसे किसान किसी लोन में जो है इंश्योरेंस होता है, और अगर उसमें गवर्नमेंट ने जो है 11,070 रुपये पर कैनाल फिक्स किया हुआ है, उस रेट पे कुछ एफर्ट्स करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करके और कुछ अगर लोगों को थोड़ा इन बिटवीन कुछ कंपेंसेशन छूटे ठीक दिला देते, तो लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीब किसान के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और दूसरी बात जो है, जो एनडीआरएफ पे ये रिलीफ देते हैं, उसमें अभी तक फिक्स है 675 पर कैनाल, जो कि बहुत इनसफिशेंट है। वो एक ऐसी है, थोड़ा सा चलो जी, किसी को होता है कि वो सेटिस्फाई करने वाली बात है, चलो जी आप ले लो यार, कुछ ना कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है जो उसकी रिवीजन नेक्स्ट ईयर होनी थी 2022 में, वो अगर एडवाइजर साहब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से किसी से टेकअप करके उनसे कहते साहब ये, क्योंकि ये सिचुएशन, इस किस्म की सिचुएशन हम नहीं फोर्सी कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, आपके हो गया है, 675 से कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक लोग आदमी ने जो है किसी लोन नहीं लिया हुआ है या उस तरह का जानकारी भी नहीं थी लोगों को। मैं बता दूं कि जो मेरी बात हुई है, जो मेरा फीडबैक है किसानों से, लोगों को इस तरह की जानकारी भी नहीं थी कि इस तरह किसी लोन पे इंश्योरेंस होता है, क्योंकि वही का ऑप्शनल रखा होता है उन्होंने, एक फॉर्म के आप भरोगे तो आपको मिलेगा। तो उनको, किसानों को लगता था कि साहब एक तो सारा प्रीमियम हमें देना पड़ेगा, जबकि उसमें 90% प्रीमियम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना है, और जो रिमेनिंग 2 या 3% किसानों से लेना था, 2 से लेकर 3% तक, और बाकी जो बचता था वो यूटी गवर्नमेंट ने देना होता है। अगर लोगों को इस तरह की जानकारी होती तो मुझे लगता है बहुत से फार्मर्स, बहुत से किसान जो है वो इंश्योरेंस लोगों ने करवाया होता। तो अब उस कैटेगरी में वो लोग नहीं है। और कम से कम ये तो आप कर सकते थे कि जो एनडीआरएफ में जो 650 रुपये देने की बजाय आप इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेक करके इसको बढ़ाइए, रीजनेबल अमाउंट पे लाइए, ताकि थोड़ा बहुत किसानों की जो नुकसान की भरपाई है वो हो जाए। एक और बात मैं किसानों पे कहना चाहता हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखी है यार, उसमें क्या है कि जो हरियाणा की है शायद, उसमें किसान जो है वो वर्चुअली जो है वो रो रहा है, मंडी में खड़ा है अपना वो गेहूँ लेके, और वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई जो है एजेंसी नहीं है जो उसको खरीद सके। और किसान इतना फ्रस्ट्रेट है कि वो कहे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आओ ले लो, मुफ्त ले लो, कुछ ले लो। तो खुला करके ये मेरा, मुझे इसकी कीमत नहीं मिली तो मैं तो सुसाइड कर लूँगा। तो इसमें मुझे ये कहना है कि किसानों के लिए, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि आप मंडियों की जाने की बजाय, अगर आप मुझे सुन रहे हैं या जो भी मुझे इस वीडियो को मेरी देखेगा, मंडियों की जाने की बजाय आप पंचायत लेवल पर क्या करें, वो सारा राशन जो गेहूँ है आपने उस पंचायत का गांव वाइज जैसे आपने करना है उसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद उसको पीसें मशीन में, चक्की में, घराट में, जिससे ठीक लगता है उसमें पीस के उसके छोटे छोटे बैग बनाएं। चाहे आप बैग बनवा लें बाहर से, उसमें लिखते हैं, सिर्फ उसमें ये लिखते हैं अगर आप कि हेल्प अन्नदाता, तो वो बैग बना के 10 किलो का, 20 का या 5 का ऐसे बना के, अगर आप अपने अपने एरिया के जो है डिस्ट्रिक्ट के हैं उसमें अगर मार्केट में ठीक प्राइस देता है, अगर मार्केट में आपको 200 रुपये से लेके 450 तक बैग मिल रहा है 8 किलो का, अगर उसी तरीके से आप जो है 450 अगर आप 300 का भी देंगे तो लोग खुश खुशी ले लेंगे।
खुशी खुशी ले लेंगे, तो वो 450 क्यों देगा। और वही रिफाइंड किस्म का अगर आप देते हो उनको, आटा देते हो, वो ले लेंगे। इसी तरह जो बहुत गरीब आदमी है, 200 रुपये जो बेच रहे हैं बाहर में, अपने को ब्रांड बना के अपने हिस्सों से बना के, तो उसको आप थोड़ा 150 में बेच दीजिए। तो उस पर आपको गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, इन लालों के ऊपर, कॉरपोरेटर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट कर रही है कि मजबूर करें किसानों को कि साहब वो तो थ्रो अवे प्राइजेस पे बेच दे इन ये जो बिग हाउसेस हैं, और उन पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और आई एम श्योर कि जो कंट्री मैन की, लोगों की जो किसानों के साथ दिली तौर पर हमदर्दी है, लेकिन वो हेल्प समझ नहीं आ रही कि कैसे मदद करें। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से पंचायत लेवल के ऊपर, आई नो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पंचायत लेवल पर थोड़ा तजर्बा करके देख लीजिए कितना माल इकट्ठा होता है, वीट होता है, कितना आटा निकलता है, उसमें पूल करके पैसे पंचायत पूरी पैच के पूरा गांव पूल कर ले, तो उसमें से उसको बेचे पंचायत के लेवल के ऊपर जाके। यानी यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है, वो इनका साथ जाए, वो जाएँ घर घर जाएँ टाउन्स के अर्बन एरियाज में, वहाँ जाके करने की हेल्प किसान। मुझे लगता है कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो इनका वो नहीं लेगा बैग 5 किलो 10 किलो 20 का। हो सकता है परमानेंट भी कोई कहीं जी साहब इस तरह का कुछ करे तो आपसे लिया करेंगे। तो उससे मुझे लगता है इनडायरेक्टली किसानों को जो है एक मदद मिल जाएगी, और किसानों को अपना जो वीट है, अपनी जो क्रॉप है, वो थ्रो अवे प्राइजेस पे नहीं बेचनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा ओपिनियन है आपका। अशोक सर, जिस तरह से डेली वेजेस का इस्तेमाल जो है हर इलेक्शन में होता है, चाहे वो छोटे इलेक्शन हो चाहे बड़े इलेक्शन हो, जिस तरह से डीडीसी में आपने देखा, डीडीसी में भी जो डेली वेजेस का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया गया। असेंबली इलेक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे भी उनका इस्तेमाल तो होता है, लेकिन उनका सिर्फ इस्तेमाल ही होता आ रहा है, उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पा रही है। इसका मेन कारण क्या मानते हैं? अगर हम भाजपा के लोगों से बात करते हैं तो वो एनसी पीडीपी पुरानी सरकारों पे जो है वो सारा मत देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं दिया था, हम दे रहे हैं, 6500 कुछ रुपया देते हैं डेली वेजेस को। और जब डेली वेजेस से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि महंगाई इतनी है कि इतने कम में हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। तो इसका दोषी किसको माने और क्यों नहीं सरकार कर पा रही है? इसका दोषी जो है वो मैं 100% जो है गवर्नमेंट को मानता हूँ। जो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट रही है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए इन लोगों, बहुत से लोगों, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर कुछ करके इन लोगों को है वो उन्होंने टेम्परेरी वेजेस लगा दिया, ताकि अगर किसी गांव में एक लग जाता है तो बाकी गांव वालों को उम्मीद हो जाती है कि ये मंत्री जी या हमारे जो एमएलए साहब हैं ये हमें बाकी लोगों को लगवाएंगे, यही कहा जाता है उनको। तो वो लगा देते हैं टेम्पररी। पहले तो डेली वेजेस पे बैन था, लग ही नहीं सकते थे, 90 डेज पे लगता था। गवर्नमेंट में काफ़ी देर बैन रहा है। तो फिर उसके बाद जो बैन लगने के पहले के कुछ 94 के कुछ लोग लगे हुए, कुछ मुझे पता चला कि इन्होंने जो है वो 2014 के बाद भी बहुत से पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने लगाए हैं। तो काफ़ी संख्या संभव उनकी स्ट्रेंथ की टिकट 60,000 के करीब है। तो ये बेसिक गलती जो है पब्लिक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की है, उस टाइम के गवर्नमेंट की है, उस टाइम के गवर्नमेंट के मंत्रियों की है। और क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट है, और डेली वेजेस का कहना ठीक है कि आजकल के इस महंगाई के ज़माने में जहाँ पेट्रोल ही आपको जो है डीजल ही 100 रुपये लीटर मिल रहा है या प्लस मिल रहा है, तो वो 6,000 रुपये में 8,000 में क्या करेगा वो। उससे तो फैमिली 4-5 बच्चों मेंबर्स की फैमिली तो नहीं पल सकती। बच्चों के एजुकेशन है, स्कूल है। और लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसे जैसे ये पॉलिटिकल लोग इलेक्शन जीतने के बाद, पावर में आने के बाद हार्टलेस हो जाते हैं। ये लोगों के साथ जितने भी जो किया होता है, इन्होंने वादे किए होते हैं, ऐसा लगता है इनके दिल में कोई जगह ही नहीं है उनकी उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। ये मदद ही नहीं करना चाहते उनकी। पता नहीं क्या होता है ऐसे कि जो होना ये चाहिए कि अगर लोगों की वजह से आप चुन के आए हो, आपको मेंबर लेजिस्लेटिव बनाया, और अगर आप मंत्री बन जाते हो, कल मंत्री ना भी बनो आप, तो कम से कम लोगों की आवाज़ उठाओ, लड़ो, धरने दो, गवर्नमेंट से लड़ो, अपनी गवर्नमेंट से लड़ो और फाइट करो। भाई कि जेन्युइन इशू है, वो लोग कोई लाखों में सैलरी नहीं मांग रहे हैं। कहते हैं भाई साहब आप कुछ तो दो हमें, कम से कम 25,000 30,000 तो कम से कम दो, जिससे 5 का मेम्बर्स का फैमिली मेम्बर तो चल सके। तो आप लोग क्या करते हो, ये 6,000 का एक्सपेक्ट करते हो, 8-10 एक्सपेक्ट करते हो। और जब डेली वेजेस से डिमांड उठती है कि लोग बात करते हैं, तो बहुत सी जगह तो देखा गया है कि इनको जो सुनता कोई नहीं है। बजाय उनकी जो है ज़ख्म पे मरहम लगाने के, उनको ये कहा जाता है कि आप तो अनपढ़ लोग हो भाई, हमने लगाया ही नहीं आपको, हम क्यों पका करें, आपको ये गवर्नमेंट कर गई, वो गवर्नमेंट कर गई।
तो भाई आपके गवर्नमेंट में तो लगे हैं, बिल्कुल। लगे हैं, किसी गवर्नमेंट में भी लगे हों। दे आर ह्यूमन बीइंग्स, उनकी अपनी फैमिलीज है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने भी बाल बच्चे जिंदा रहना है। और 20-20, 25-25 साल से अगर किसी डिपार्टमेंट्स में वो सर्विस आपने लगाया तो आपने है ना, ज़बरदस्ती किसी डिपार्टमेंट में वो लोग नहीं घुसे हैं, उनको आपने लगाया है सर्विस में। आपने जॉब दिया है, टेम्पररी जॉब दिया है, डेली बेसिस का दिया, जिसका दिया आपने दिया है, तो उसकी आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको रेगुलराइज करें। और जब प्राइम मिनिस्टर आके, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आके, भारत का प्राइम मिनिस्टर आके ये कह देता कि हम आपको कंफर्म करने देंगे, तो फिर क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं कर रही यूनिटी गवर्नमेंट? तो इसमें दो ही बातें हैं, या तो वो जो आप ये नहीं एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, कभी हमारी सोच से भी बाहर है कि प्राइम मिनिस्टर भी जुमला करेगा इस चीज़ के लिए, या जुमलेबाजी करेगा, या वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स खेलेगा, वोट लेने के लिए इनकी, तो वो इस तरह के वादे करेगा। वो मुझे तो ये चीज़ हजम नहीं होती है, ये होना नहीं चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो है ही नहीं कोई, और ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो मुझे लगता है यूटी गवर्नमेंट ने ज़रूर क्या करना चाहिए, इनको रेगुलाइज करना चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कर लीजिए। अदरवाइज आप समझ ले कि आपके लोगों ने लगाया तो आप लोगों ने इनकी हेल्प करनी है। हाँ जी। अशोक सर, अब हम बात करेंगे आपसे कि जानना चाहेंगे जिस तरह से एसपीओज, डिसंगेज एसपीओज का इशू जो है पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा गर्माया, और लग ऐसा रहा था, जिस हिसाब का शोर मचा था, जिस हिसाब से मीडिया जो है शोर उठा रही थी, जिस हिसाब से जो कवरेज मिल रही थी कुछ लोगों को, उससे ये लग रहा था कि अब इन लोगों का कुछ ना कुछ हल जो है वो हो जाएगा। लेकिन हल अगर किसी का हुआ है, डेवलपमेंट अगर किसी की हुई है, तो एक शख्स की, ऐसा क्यों? और कहाँ हैं ये सारी एजेंसीज, वो सारे डिपार्टमेंट जिनको कम से कम नज़र रखनी चाहिए कि हो क्या रहा है, कौन लोग लोगों के साथ जो है 420 कर रहे हैं, झांसा दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे लगता है जो ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं या एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, इमीडिएटली जो है हमारी पुलिस अथॉरिटीज़ को जो है वो सो मोटो भी रिलायबल सोर्सेज के ऊपर भी एफआईआर करना चाहिए, केस करके, और उनको डील करना चाहिए अच्छे तरीके के साथ। ताकि एक ऑलरेडी ये लोग परेशान हैं, इनकी जो है वेजेस बहुत कम है, और दूसरा उनको कोई झांसा दे के कि सब मैं रेगुलराइज करवा दूंगा आपको, मैं ऐसा कर दूंगा, तो मुझे लगता है इट्स क्राइम, और उसमें पुलिस अथॉरिटीज मस्ट इंटरवीन एंड सो बाटो इनके खिलाफ जो है वो कॉन्टिजेस लेना चाहिए। जिस तरह से एसपीओज का मामला जो है अब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में है, चल रहा है, और डिसंगेज एसपीओज भी काफ़ी लंबी संख्या है डिसंगेज एसपीओज की। एसपीओज जो 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनको, उनके लिए कोई पॉलिसी जो है वो अभी तक फ्रेम नहीं हो पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि डिसंगेज एसपीओज को सरकार मतलब वापस लेगी या कुछ इस तरह का कदम उठाएगी जिसमें इतने सारे डिसंगेज किए हुए एसपीओज जो सब भूल चुके हैं, जो उन्होंने काम किए थे, जो भी या मतलब उनको दोबारा से ट्रेन करना या दोबारा से उस तरह का, या तनख्वाहें उनके लिए मतलब अरेंज करनी जहाँ पोस्टें नहीं निकल रही हैं, या एसपीओ लड़का लगाने के लिए भी बड़ी मतलब वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो डिसंगेज एसपीओ जो सब भूल भाल के बैठ चुके हैं, उनको एक इस तरह की उम्मीद देना कि आइए हम आपको लगवा देते हैं, क्या गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, सिर्फ करने की जो है विल होनी चाहिए। या जिस हालत में, जिस तरह से सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टें हैं या बाकी सारी चीज़ों को देख के लगता है, मतलब इस तरह से जो डिसंगेज एसपीओ को एक होप देना कि आपको हम परमानेंट करवा देंगे, आपको हम जॉब वापस दिलवा देंगे, हो सकता है? नहीं, ये होप कौन दे रहा है? अगर तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा एश्योरेंस है तो हो सकता है। हर कोई प्राइवेट आदमी उठ के कहे कि साहब आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं हाई कोर्ट पे लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट पे लड़ूंगा, तो उसका ही अपना सोचने का तरीका है, और शायद उसको लगता है कि मैं हाई कोर्ट से ऑर्डर लाऊंगा, ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देगी। और मैं इसमें ये बता दूं कि इसमें जो है यहाँ शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज में, उसमें रिजर्वेशन प्रमोशंस के इश्यूज़ के ऊपर, जब ये स्टेट हाई यूटी है, उस पर स्टेट थी, हाई कोर्ट ने वो रिजर्वेशन का वो जो स्टे कर दिया था, बेंच कर दिया था उसको एक किस्म का। फिर हमारी शायद JKRC कुछ एक बॉडी, कुछ लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लाया, डिसीजन लाने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, प्रेसिडेंट अपने नोटिफिकेशन निकाली। लेकिन अभी आज की डेट तक जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग रिजर्वेशन प्रमोशन इम्प्लीमेंट नहीं की है।
तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि एसपीएस का कोई ऑर्डर आ जाएगा हाई कोर्ट से या सिंगल बेंच से या डबल बेंच से या कहीं सुप्रीम कोर्ट से। तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट है या बीजेपी सरकार है, ये उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगी। मुझे तो ज़ाती तौर पे बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पर जितने भी इस तरह के केसेस है, चाहे वो एसपीएस के हैं, चाहे वो डेजिग्नेटेड एसपीएस के या डेली वेजेस के हैं या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल्स के हैं, कोई होम गार्ड वाले हैं, उनको आने वाली पॉलिटिकल गवर्नमेंट को से ये उम्मीद रख सकते हैं, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उससे ये उम्मीद रख सकते हैं, बशर्ते कि ये वो आपकी सपोर्ट एक्सटेंड करने से पहले अगर जो आने वाली गवर्नमेंट जो जिसमें ज़्यादा लगता है कि ये गवर्नमेंट बन सकती है, जैसे हम तो कहते हैं कि एनसी की गवर्नमेंट 100% आएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर वो उस लीडरशिप से जो आने वाला कल का जो चीफ मिनिस्टर होगा और उससे कोई कमिटमेंट मिलती है, उनको मीटिंग कर ले, बात कर ले, कमिटमेंट देते हैं कि ठीक है सर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम करेंगे, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ने दे दिया, नहीं हुआ। अब जो आने वाली गवर्नमेंट है, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव जो आप लोग चुन के भेजे हुए, एमएलए भेजे हुए, वो आपके आसपास पे हैं। आप उनको पूछ सकते हो, उनको घेराव कर सकते हो, उनसे उनको कह सकते हो साहब अब हमने सपोर्ट किया आपको हमने इलेक्ट करवाया, आप हमारी बात करो एडमिनिस्ट्रेशन। आपके एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात हुई थी लीडरशिप से, लीडरशिप ने ऐसा कहा था, तो अगर कहा था तो आप चलिए, आप हमारी मदद करिए, हमारा इशू जो है उसको रिजॉल्व करवाइए, ऐसा मुमकिन है। तो सर क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपका स्पेशल केस है, उनसे मतलब पर केस जो है पैसा लिया जा रहा है, वो अपना पैसा जो है इस तरह के हाथों में ना दें कि पैसा भी जाए, वो इंसान वो शख्स भी ना उनको हाथ लगे और नौकरी तो मिलने से रही। देखिए ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो भी लोग बेचारे परेशान हैं, चाहे डेली वेजेस है या कोई एसपीएस वाले हैं या डिसएंगेज्ड वाले हैं और भी कोई भी जो इस तरह का सफ़रर है, तो अगर वो लोग 6 महीने से 8 महीने से 10 महीने से 1 साल से या पिछले कई सालों से इस उम्मीद के साथ किसी के साथ जुड़े हैं या लगता है उनको ये करवा देगा, तो अगर वो करना होता तो गवर्नमेंट चाहती तो रातों रात हो सकता था, ठीक है। लेकिन मुझे तो ज़ाती पर्सनली तौर पे इस एस्टैब्लिशमेंट से, सेटअप से, जो एज ए पर्सन आल्सो, मैं कोई उम्मीद नहीं है मुझे। आप होप कर सकते हैं सिर्फ अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट से। इलेक्टेड गवर्नमेंट आपकी मदद कर सकती है, वो भी आने वाली गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट कर सकती है। और इस एस्टैब्लिशमेंट से जो है, खासकर जब प्राइम मिनिस्टर के ये कहने के बाद कि हम डी इलेक्शन में डीडीसी इलेक्शन आप सपोर्ट करें, हम आपको रेगुलराइज कर देंगे, ये इस तरह का एश्योरेंस डेली वेजेस को दिया था उन्होंने, अब वो ऑनर नहीं हुआ, तो फिर ये क्या कोई उम्मीद लगाना उस स्टेटमेंट के बाद कि सब कुछ हो जाएगा, ये गवर्नमेंट कुछ कर देगी, मुझे बड़े कम चांसेस लगते हैं। और कर दे तो गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी होगी इन लोगों के ऊपर। शुक्रिया सर, हमारे से बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ फॉर्मर डीआईजी अशोक खत्री जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।